जनवरी माह की सर्द रात में जब सुमित्रा जी और प्रशांत जी आराम से सो रहे थे तो अचानक फ़ोन की घंटी बजी। सुनते ही सुमित्रा जी के दिल में एक हुक सी उठी। समय देखा तो रात के 1 बज रहे थे। मन में एक अनजाना सा डर पनप उठा था। फिर भी हिम्मत जुटाते हुए सुमित्रा जी ने मोबाइल उठाया तो दूसरी ओर से जो बात उनके कानों में पड़ी उसे सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने शीशा पिघलाकर कान में डाल दिया। और मन पर जो सदमा लगा था उसके बारे में तो कुछ बयां ही नहीं किया जा सकता था। सारा शरीर जैसे सुन्न सा होने लगा था। पथराई आंखों से दरवाजे की ओर देखते हुए वे कुछ देर खामोशी से सुनती रहीं और फिर हैरानी से बोली, नहीं। यहाँ तो कहते कहते चुप हो गई और फिर मोबाइल उनके हाथ से छूट गया। निढाल होकर वह नीचे ज़मीन पर बैठ गई। सुमित्रा जी, अरे सुमित्रा उठो, क्या हुआ? किसका फ़ोन था? बोलो सुमित्रा, मेरी जान निकली जा रही है। अचंभित स्वर में प्रशांत जी बोले तो सुमित्रा जी ने कहा, वरुण का फ़ोन था। दामाद का नाम सुनते ही प्रशांत जी के चेहरे पर घिन के भाव आ गए और तख्त आवाज़ में बोले, क्या कहा उस निर्लज ने? हमारी बेटी राधिका। कहते कहते सुमित्रा जी रो पड़ी। क्या हुआ राधिका को? प्रशांत जी ने चिंतित स्वर में पूछा तो सुमित्रा जी बोली, पता नहीं, शाम से ही गायब है। वे उसकी नन्ही सी बच्ची भी साथ है। ससुराल वाले तब से उन्हें खोजने में लगे हैं। यही पूछने के लिए उसने फ़ोन किया था कि वह मायके में तो नहीं आई है। राधिका गायब है? लेकिन वह यहाँ नहीं आई तो कहाँ गई होगी? कहते कहते प्रशांत जी का गला भर आई। बुरी तरह घबरा उठे हुए तो सुमित्रा जी बोली, ना जाने कहाँ होगी, किस हाल में होगी। कितनी बार मैंने तुमसे कहा था कि हमारी बेटी बहुत परेशान है। वह लोग उसे पल पल तड़पाते हैं। अब हमें उसे वहाँ नहीं रहने देना चाहिए। यहाँ ले आओ। लेकिन तुमने सुनी कहाँ मेरी। बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी थी उन लोगों के अत्याचारों से। यूं ही नहीं रोती थी वह फ़ोन पर। सिसकते हुए सावित्री जी बोलते जा रही थी। तभी अचानक उन्हें ख्याल आया और बौखलाते हुए चिल्लाने लगी, उसके घर के पास ही तो नहर बहती है, कहीं नहर में डूबकर तो। तभी प्रशांत जी जोर से बोले, बस भी करो सावित्री, जो जी में आ रहा है बोलती जा रही हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि वहाँ से परेशान होकर अपनी किसी सहेली के घर चली गई हो। सहेली से मिलने का दिल होगा और ससुराल वाले मना करेंगे, ये सोचकर बिना बताए निकल गई होगी। क्या पता कल तक लौट आए। ऐसा कहते हुए प्रशांत जी अपनी पत्नी सावित्री को तो दिलासा दे रहे थे, लेकिन मन ही मन बेटी की चिंता उन्हें खाई जा रही थी। तभी सावित्री जी गुस्से भरी निगाह से अपने पति को देखते हुए बोली, अच्छा, कल तक लौट आएगी? कहाँ लौटेगी मेरी बच्ची? उस ससुराल में जहाँ के लोग ने उसका जीना हराम कर दिया था, जो उसे जान से मारने की कोशिश करने के सोच रहे थे? या फिर अपने मायके वाले के पास आएगी, जो उसे तड़पते हुए पल पर मरते हुए देख रहे थे, लेकिन फिर भी मुंह में दही जमाए बैठे थे? घुटन और बेचैनी में जब उसका जीना दुश्वार हो गया तो और कौन सा रास्ता बचा था उसके पास? जब जान ही गंवानी है तो फिर तिल तिल कर क्यों मरना? एक ही झटके में जान क्यों न निकल जाए? यही सोचकर हमारी बच्ची ने यह कदम उठाया होगा। कहते कहते हाँफने लगी सावित्री जी, लेकिन मन की पीड़ा जरा भी कम न हुई। सावित्री जी और प्रशांत जी के कमरे से आती आवाज़ों ने उनकी छोटी बेटी मीरा को भी जगा दिया। इतनी रात में आखिर ऐसा क्या बात हो गई, जानने के लिए मीरा उनके कमरे में आई, लेकिन अपने माता पिता की हालत देखकर दंग रह गई। क्या हुआ मम्मी, आखिर बात क्या है? सावित्री जी को झंझोड़ते हुए मीरा ने पूछा तो सावित्री जी बोली, बेटा, क्या आज राधिका से तेरी बात हुई थी क्या? नहीं माँ, मेरी कोई बात नहीं हुई है। लेकिन क्या हुआ बेटी? वह राधिका गुड़िया को लेकर अपने ससुराल से कहीं चली गई है, अब तक नहीं लौटी। क्या? दीदी कहाँ चली गई? हैरान होते हुए मीरा ने कहा। पता नहीं बेटा, उसकी सहेलियों को फ़ोन करके तो देख, जाने किस हाल में होगी मेरी बच्ची। कहते कहते सावित्री जी के सांसें उखड़ने लगी। अपने आंसू पोंछते हुए मीरा तुरंत उठी और माँ को इन्हेलर दिया। सहारा देते हुए उन्हें बिस्तर पर लिटाया।
माँ अपना ख्याल रखो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा दीदी को। सुबह होते ही मैं दीदी के सभी सहेलियों को फ़ोन करूँगी और पूछती हूँ कि कहाँ है वह। घर के सभी सदस्य की जान अटकी हुई थी, लेकिन इस समय राधिका की तलाश करना आसान काम नहीं था। सुबह होने पर ही कहीं जाया जा सकता था। इधर सावित्री जी के लिए एक एक पल काटना दुर्भर होता जा रहा था, तो वहीं कलेजा फटा जा रहा था। रह रहकर उनकी आंखों के सामने उनकी दोनों बेटियां के बचपन की यादें दृश्य बनकर उभरने लगी। जब राधिका का जन्म हुआ था तो बेटी पैदा हुई है, यह सोचकर उसकी दादी ने उठाना तो दूर, उसे देखना तक भी जरूरी नहीं समझा था। जबरदस्ती राधिका के पापा ने राधिका को दादी के हाथों में थमा दिया तो प्यारी सी दूध जैसी सफ़ेद जापानी गुड़िया जैसी दिखने वाली बच्ची को देखकर दादी का चेहरा खिल उठा था। झट से चुम लिया था राधिका को। फिर 2 साल बाद मीरा पैदा हुई। दोनों बेटियां जैसे माँ बाप की दो आंखों की तरह हुआ करती थी। 2 पल भी वह आंखों से ओझल हो जाती तो सावित्री जी को चैन न आता था। दोनों बच्चियां घर के आंगन में भी खेल रही होती तो भी वे 2-2 मिनट बाद उन्हें देखने के लिए रसोई से बाहर चली आती थी। धीरे धीरे दोनों बेटियां बड़ी होने लगी। पढ़ने लिखने में दोनों ही होशियार थी, लेकिन घर के काम में राधिका का दिल नहीं लगता था। 17 साल की राधिका जब कॉलेज में एडमिशन हुआ तो सावित्री जी हमेशा इसी जुगत में लगी रहती कि किस तरह राधिका को एक सुघड़ गृहिणी बनने के लिए उसे अभी प्रशिक्षित किया जाए। दूसरी तरफ मनमौजी राधिका अपने ही हवाई किले बनाने लगती। जितनी बार माँ उसे रसोई घर में लेकर जाती उतनी बार उसका चंचल मन कोई और ही सपना देखने लगता। वह हमेशा कहती, माँ घर के काम ही क्यों करने हैं, पापा की तरह बैग लेकर ऑफिस भी तो जा सकती हूँ ना। लेकिन सावित्री जी कहाँ मानने वाली थी। आखिरकार उसे घर के सभी कामों में होशियार बनाकर ही दम लिया। सावित्री जी को याद आने लगा जब राधिका कॉलेज जाने लगी थी तो उसकी सुरक्षा को लेकर वे कितनी चिंतित रहती थी। एक दिन राधिका को कॉलेज से लौटने में 2 घंटे की देरी हो गई तो सावित्री जी बेचैन हो उठी। प्रशांत जी उन्हें समझाते कि कोई काम पड़ गया होगा इसलिए लेट हो गई होगी, लेकिन एक माँ का दिल कहाँ मानने वाला था। कभी छत पर तो कभी दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती। दूर गली तक नज़र दौड़ाने लगती। दिमाग में विचार चलने लगे, जमाना खराब है, इंसान की इंसानियत अब उसके पास रही कहाँ। आजकल तो रिश्तेदार पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, तो फिर राह चलते लोगों का क्या भरोसा। बस बेटी सही सलामत घर वापस लौट आए, भगवान को प्रार्थना करने लगी। कुछ देर बाद जब राधिका दूर से आती हुई नजर आई तो सावित्री जी ने चैन की सांस ली। इस बार 101 रुपये का प्रसाद बांटूंगी, ऐसा कहते हुए भगवान को धन्यवाद बोले। आज कॉलेज से आने में देर कैसे हो गई, पता है मुझे कितनी चिंता हो रही थी। हर रोज़ तो तू 3 बजे घर वापस आ जाती है, आज पूरे 2 घंटे लेट आई हो। अरे माँ, इसमें इतनी चिंता करने वाली क्या बात है। दरअसल मैं कॉलेज में NSH यूनिट का एक हिस्सा हूँ जिसमें राष्ट्र सेवा और समाज सेवा के गुण सिखाए जाते हैं, इसलिए कभी कभार प्रैक्टिस के लिए रुकना पड़ता है। अरे कोई ज़रूरत नहीं तुझे ऐसी समाज सेवा करने की, आजकल किसी का क्या भरोसा, तू बस समय से घर आ जाया कर, चिढ़ते हुए सावित्री जी ने कहा तो राधिका खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, अरे माँ आप इतनी डरती क्यों हैं, मैं क्या कोई छोटी सी बच्ची हूँ। आजकल की लड़कियाँ अंतरिक्ष तक पहुँच गई है, उनके घर वालों को तो चिंता नहीं रहती। तो सावित्री जी बोले, अरे बेटी तू नहीं जानती कि ज़माना कितना ख़राब चल रहा है। आजकल ना जाने कितनी ही लड़कियां एसिड अटैक के शिकार हो रही हैं, और आए दिन अखबार में टीवी पर जो खबरें आती उन्हें देखकर किस बेटी की माँ को डर नहीं लगेगा। पुलिस और प्रशासन की शक्ति तो सिर्फ कहने भर की है, सच तो यह है कि आज किसी के मन में पुलिस और कानून का कोई डर बचा ही नहीं। गंभीर स्वर में सावित्री जी बोलते जा रही थी तो राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ आप तो बिना मतलब ही इतना सोच सोच कर डरती रहती हैं। हमारा कॉलेज में तो ऐसी लड़कियाँ भी हैं जो दूसरे शहरों और गाँवों से आती हैं, बाकी सबका मुझे नहीं मालूम।
मुझे तो अपने बच्ची की चिंता है, और आगे से तू घर देरी से लौटी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। छोड़ दो यह समाज सेवा, कौन से मेडल मिलने वाले हैं इन चीज़ों से। इन चीज़ों में हिस्सा लेकर तो राधिका बोली, अरे माँ, आप नहीं जानती, मेरा तो सपना है यूपीएससी क्लियर करके इस देश की सेवा करने का। एक दिन आपको अपनी बेटी पर नाज होगा, यह बात मैं गारंटी से कहती हूँ। आज राधिका की वह सारी बातें याद करके सावित्री जी का हृदय कांप उठा था। कितने बड़े बड़े सपने थे मेरी बेटी की आंखों में, वह सारे सपना चकनाचूर हो गए सिर्फ हमारी एक गलती के कारण। दरअसल कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद सावित्री जी परेशान उसके लिए रिश्ता लाना शुरू कर दिया। राधिका ने अपने माता पिता को मनाने की लाख कोशिश की थी कि वह अभी शादी नहीं करना चाहती, सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहती है, कुछ बनकर दिखाना चाहती है, लेकिन वे नहीं माने। बेटी, हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि जल्दी से तुम्हारा हाथ पीले करवाकर तुम्हारी सुरक्षा को लेकर हम निश्चिंत हो जाएं। इसलिए शादी करके अपनी गृहस्थी बसाओ और परिवार संभालो। इसके बाद हमें तुम्हारी छोटी बहन मीरा के बारे में भी सोचना है। इतना कहकर प्रशांत जी ने उसके भाग का फैसला कर दिया। बेटी के लिए रिश्ता देखना तो उन्होंने शुरू कर दिया था, लेकिन साथ ही दहेज के लोभियों द्वारा बेटियों पर अत्याचार की घटनाओं के बारे में सुनकर वह बहुत घबराए हुए थे। वह पूरी सतर्कता बरत रहे थे कि कहीं धोखा न खा जाए। आखिरकार एक बिचौलिए ने उनकी मुलाकात वरुण और उसके परिवार से करवाई और यह भी बताया कि ये लोग खानदानी रईस हैं, उनकी दहेज के लेकर कोई मांग नहीं है। उन्होंने वरुण के माता पिता स्पष्ट शब्दों में यह बात कह दी कि वे दहेज के साथ सख्त खिलाफ हैं। तो वरुण के पिता ने भी कह दिया कि हमारे लिए दुल्हन ही दहेज है, हम भी दहेज लेने में विश्वास नहीं करते, और वैसे भी हमारे घर में कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की। एक पिता अपनी बेटी को अपनी इच्छा से जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, लेकिन हमारी कोई मांग नहीं है। हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि हमारी शादी 15 दिन के भीतर हो। वरुण के माता पिता के विचार जानकर सावित्री जी और प्रशांत जी को संतुष्टि हो गया और रिश्ता पक्का कर दिया गया। लेकिन शगुन के रस्म से ठीक एक दिन पहले बिचौलियों का फ़ोन आया। देखिए भाई साहब, वैसे तो आप सारा इंतज़ाम अच्छा ही करेंगे, लेकिन लड़के वाले बस इतना चाहते हैं कि रिश्तेदार के सामने उनकी इज्जत बनी रहे, इसलिए शगुन के थाल में कम से कम 2 लाख की नगद राशि ज़रूर रखिएगा, और लड़के के माँ बाप और बहन के लिए सोने के जेवर तो होने ही चाहिए, बाकी जो देना हो वो आपकी इच्छा। यह सुनकर प्रशांत जी अचंभित रह गए, लेकिन फिर यह सोचकर कि लड़के वाले ने सिर्फ एक ही डिमांड तो रखी है, उन्होंने उनकी यह बात मान ली। खुशी भरे माहौल में सारी तैयारियां चल रही थी, लेकिन शादी के 3 दिन पहले लड़की की माँ का फ़ोन सावित्री जी के पास आया और बोली, बहन जी, हम चाहते हैं कि रिश्तेदारों के जो कपड़े आप दें वे ब्रांडेड हों और साड़ियाँ भी कम से कम 5,000 की होनी चाहिए। प्रशांत जी और सावित्री जी को कुछ बुरा तो लगा, लेकिन फिर भी उन्हें बिना कोई विरोध जताए उनकी यह बात मान ली। फिर अगले दिन लड़के के पिता ने कहा, अरे प्रशांत जी, अपने दामाद को गाड़ी कौन सी दे रहे हैं? तो प्रशांत जी ने कहा, लेकिन भाई साहब, गाड़ी देने की तो कोई बात नहीं हुई है। तो वरुण के पिता बोले, अरे इसमें बात क्या करनी, यह सब तो आजकल ज़रूरी है। चिंता की लकीरें उभर आई थी प्रशांत जी के माथे पर और बोले, ये सब तो हमारे बजट के बाहर हो जाएगा। अरे नहीं प्रशांत जी, शादी ब्याह में तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। हमने तो आपको सूचित कर दिया है, बाकी आपकी मर्जी, कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। यह बात जब सावित्री जी ने सुनी तो हैरान रह गई। इन लोगों की तो डिमांड बढ़ती ही जा रही है, हमें दूसरी बेटी को भी शादी करनी है। लेकिन प्रशांत जी बोले, सावित्री, कल शादी है और शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है, अब हम पीछे नहीं हो सकते। तुम राधिका और मीरा को कुछ मत बताना, मैं सब देख लूँगा। कर्ज लेकर जैसे तैसे उन्होंने सारा इंतजाम किया। पूरे ठाठ और रस्मों रिवाज के साथ विवाह संपन्न हुआ। इधर राधिका का अपने ससुराल में खूब धूमधाम से स्वागत हुआ। बहू के रूम में साक्षात लक्ष्मी जो आई थी उनके घर।
तो दूसरी तरफ प्रशांत और सावित्री जी भी अपनी बेटी के लिए निश्चिंत हो गए थे कि बेटी खाते पीते घर की है। शादी के बाद जब राधिका पहली बार उनसे मिलने आई तो उसके चेहरे की रौनक देखकर माता पिता अपनी सारी चिंताएं भूल बैठे थे। लेकिन केवल 2-3 महीने में ही उन्हें राधिका के व्यवहार में परिवर्तन देखना शुरू हो गया। जो राधिका फोन पर खूब हंसती खिलखिलाती हुई बातें करती थी, अब वही राधिका मात्र औपचारिकता पूरी करके फोन रख देती है। माँ बाप कभी कुछ पूछने भी लगते तो संक्षिप्त सा जवाब दे देती और माता पिता और बहन की कुशलता पूछकर जल्दी से फोन रख देती। मीरा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए अपनी बहन को बार बार फोन करके उसके हाल जानने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हर बार ससुराल वालों से ही किसी ने फ़ोन उठाया और एक बार तो वरुण की बहन ने मीरा का मजाक में ताना भी कस दिया कि कम से कम नवविवाहित जोरों को प्राइवेट टाइम भी बिताने दिया करो। फ़ोन करके बार बार उन्हें डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है। मीरा ने जब यह बात अपने माता पिता को बताई तो प्रशांत जी और सावित्री जी बोले, बात तो ठीक है, हमें वहाँ ज़्यादा फ़ोन नहीं करना चाहिए। जैसे तैसे बेटी के बिना जीने की उन्होंने आदत डाल ली। आखिरकार एक दिन सावित्री जी के पास फ़ोन आया और एक रोती हुई आवाज़ उनके कानों में पड़ी, माँ, हम लोग बहुत बड़ा धोखा खा बैठे हैं। मेरे ससुराल वाले अच्छे लोग नहीं हैं, बेहद लालची हैं, इंसान के भेष में दरिंदे हैं। राधिका बेटी, यह तू क्या कह रही है? सावित्री जी का दिल चिरकार उठा। लेकिन बेटी, हमने तो तेरी शादी में कहीं कोई कमी नहीं रखी, फिर भी तेरे ससुराल वालों को शिकायत है। तो राधिका रोते हुए बोली, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई माँ। इन लोगों ने जो अपनी बिजनेस के बारे में हमें बताया था, दरअसल वह बिजनेस तो इनका है ही नहीं। आपका दामाद तो बेरोजगार है, असलियत सामने ना आ जाए इसलिए उन्होंने जल्दी करने को कहा था। लालच कूट कूट कर भरा है इन लोगों में। शुरू में तो इन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और बोली कि नया काम शुरू करने के लिए हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है, लेकिन पैसे की व्यवस्था करने में कुछ समय लग जाएगा।